सो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ईएम वेव्स पर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो हमने पिछले 4 लेक्चर्स में ईएम वेव की थ्योरी कंप्लीट की है। आज हम उसके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस इस यूनिट से आते हैं। बच्चों ये 3 नंबर की यूनिट है, छोटी सी यूनिट है और काफी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन इस यूनिट से आते हैं। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप साथ साथ आंसर भी कर सकते हैं। सो एवरी EM wave has a certain frequency. Name 2 parameters of an EM wave that oscillates with this frequency. वो कह रहा है कि हर EM वेव की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, तो एक्चुअल में वो किस चीज की फ्रीक्वेंसी, ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो उस फ्रीक्वेंसी से ओसिलेट कर रहे हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो उस फ्रीक्वेंसी से ओसिलेट कर रहे हैं। सो कैन एनीवन आंसर दिस? आप अनम्यूट करके भी डिस्कस कर सकते हैं। राइट आंसर बाय युवराज। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा कि उस ईएम वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते हैं। सो ईएम वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर उस फ्रीक्वेंसी से ओसिलेट करते हैं जो फ्रीक्वेंसी ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी है। सो हमारा आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर द टू फैक्टर्स व्हिच ओसिलेट्स विद द सेम फ्रीक्वेंसी। ईशा इलेक्ट्रिक नहीं होगा, खाली मैग्नेटिक भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दो वेक्टर्स उसमें ओसिलेट होते थे, मैंने आपको ईएम वेव के इंट्रोडक्शन में बताया था। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स इन एन ईएम वेव? तो कैन एनीवन आंसर मी व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इन ईएम वेव? व्हाट इज फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस क्या है बच्चों? एंगल का डिफरेंस। फेज डिफरेंस माने एंगल डिफरेंस। सो आपने देखा है कि हाँ 90 डिग्री हो जाएगा युवराज, राइट आंसर। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था बच्चों, वो अगर वाई डायरेक्शन में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक्स डायरेक्शन में होता है, तो इसलिए ये जो फेज डिफरेंस होगा यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। सेकंड का आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन है, नेम EM रेडिएशन यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग फेक करेंसी नोट्स। कौन सी रेडिएशंस का यूज हम फेक करेंसी नोट्स डिटेक्शन में कर सकते हैं? इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड का कैसे? तो इंफ्रारेड वेव्स, मुकुल कह रहा है यूवी रेज। नो बेटा, फेक करेंसी नोट्स डिटेक्ट करने के लिए बच्चों इंफ्रारेड वेव्स की जगह हम यूज कर सकते हैं एक्सरेज। एक्सरेज जो होती है ना, वो यहाँ पर एक्सरे मशीन्स होती हैं, उनसे हम नोट्स को भी स्कैन कर सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो नोट फेक है या नहीं है। इंफ्रारेड की जगह एक्सरेज यूज होती हैं। अभी जहां पर भी डेंसिटी का चेंज होता है, एक्सरेज वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी मेटल में कोई क्रैक है तो उस क्रैक को डिटेक्ट करने के लिए, यानी हमारी बोन में फ्रैक्चर है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, ऐसी करेंसी नोट्स की जो डेंसिटी होगी वो ओरिजिनल करेंसी नोट से डिफरेंट होगी, तो एक्सरेज उसके अंदर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे, उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उसको डिटेक्ट करने के लिए हम एक्सरेज को यूज करते हैं। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, गिव एनी 2 यूजेस ऑफ माइक्रोवेव्स। टेल मी एनी 2 यूजेस ऑफ माइक्रोवेव्स। use in oven. Oven, microwave, oven one of the use, and second 2 in the radar system of aircraft navigation, and third one is to detect the speed of fast moving vehicles or the टेनिस बॉल। इन जगह पर इसका यूज होता है। इसके बाद है बच्चों, चैट में लिखने की जगह आप साथ साथ डिस्कस कर सकते हो प्लीज, क्योंकि मुझे चैट सेक्शन बारी बारी खोलना पड़ता है तो वो टाइम वेस्ट होता है, इसलिए आप अनम्यूट करके साथ साथ डिस्कस करो। फिफ्थ क्वेश्चन है, नेम द फिनोमिना विच जस्टिफाइज द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव। नेम द फिनोमिना विच जस्टिफाइज ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव। एनीवन नोस किस फिनोमिना से ये शो हो सकता है कि ईएम वेव की ट्रांसवर्स नेचर होती है? Name the phenomena which justify transverse nature. और प्रोपगेशन। Oscillation of the wave. हाँ वो तो
ट्रांसवर्स नेचर की डेफिनेशन हो गई, बट आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा प्रैक्टिकल फिनोमेना है जिससे ये शो होता है कि ईएम वेव की नेचर ट्रांसवर्स होती है, जिससे हम प्रैक्टिकली देख सकें कि हाँ ईएम वेव ट्रांसवर्स उनकी नेचर है। प्रोपगेशन ठीक है, तो बच्चों ये ना हम उसमें पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में आपको एक फिनोमिना पढ़ाया जाएगा, उसका नाम है पोलराइजेशन ऑफ वेव्स। सिर्फ बच्चों वही वेव्स पोलराइज्ड की जा सकती हैं जो ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। ठीक है, तो ये पोलराइजेशन वेव ऑप्टिक्स में यूनिट नंबर 6 में एक टॉपिक आएगा जिसमें आपको प्रूव किया जाएगा कि ईएम वेव की ट्रांसवर्स नेचर होती है। तो यहाँ दिया हुआ है नेम द फिनोमिना व्हिच जस्टिफाइज द ट्रांसवर्स। अभी के लिए इसको आपको याद करना है, पोलराइजेशन इज दैट फिनोमिना। सिक्स्थ है अरेंज द फ्लोइंग ईएम वेव इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में लगाना है, पहले सबसे कम वेवलेंथ, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे पहले आपको सबसे ज्यादा वेवलेंथ, फिर कम, इस तरह से लगाना है। तो इनमें से आपको बताना है सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, गामा रे, माइक्रो, अल्ट्रावायलेट। सो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको ये, हाँ सबसे ज्यादा वेवलेंथ पूछा है मैंने बेटा, सबसे कम नहीं। देखो ऑर्डर था रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा रे। माइक्रो। हाँ, अब जब बच्चों हम रेडियो से गामा की साइड जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और वेवलेंथ डिक्रीज होती है। सो गामा रेज तो सबसे कम वेवलेंथ वाली रेज है, यानी ये तीसरे नंबर पे अरेंज करना होगा हमें। और जो यहाँ पे सबसे ऊपर आ रहा है वो है माइक्रो, तो माइक्रो यहाँ पे सबसे ज्यादा वाली वेवलेंथ है, इसको पहले पे अरेंज करना होगा। और फिर यूवी आएगा, तो हम ऑर्डर लिखेंगे माइक्रो, फिर यूवी, फिर गामा। और यही अगर फ्रीक्वेंसी का पूछते तो गामा, फिर यूवी हो जाता, फिर माइक्रो हो जाता। सेवेंथ क्वेश्चन है नेम द विच कंपोनेंट ऑफ ई और बी ऑफ ईएम वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजिबल इफेक्ट। बच्चों ये देखो, ये जो विजिबल रेज हैं ये ईएम वेव हैं, और मैंने आपको बताया था कि इनका यूज क्या है, इसकी वजह से ही हम अपने कलरफुल वर्ल्ड को देख रहे हैं, हम अपने आसपास की चीजों को देख पा रहे हैं। तो अब वो पूछता है कि ईएम वेव आपकी आईज में जब जाएंगी, मान लो विबग्योर में से कोई भी कलर आपकी आईज में गया जिसको आप देख पा रहे हो, उस कलर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी है। इनमें से किस वेक्टर की वजह से आप देख पा रहे हो? तो बच्चों इसका आंसर है हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वजह से देख पा रहे हैं, मैग्नेटिक की वजह से नहीं देख पा रहे हैं। आपको पता होगा कि जब लाइट हमारी आईज में फॉल होती है तो रोड और कोन सेल्स इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन हमारे नर्व सेल से होते हुए हमारे ब्रेन के कुछ पार्ट में जाती है जहाँ प्रोसेसिंग होती है और हम चीजों को देख पा रहे हैं। सो बच्चों यहाँ इलेक्ट्रॉन का रिलीज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो पाता है, मैग्नेटिक से नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये भी है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर यहाँ पे काफी वीक होता है। तो आपने देखा था कि जो E की वैल्यू है वो B मल्टीप्लाइड C नोड है, C है, तो E तो वैसे काफी स्ट्रेंथ में भी ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हमारी आईज डिटेक्ट करती हैं और उसकी वजह से ही हम देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ ईएम वेव इन ए मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन एंड मैग्नेटिक परमिबिलिटी म्यू। ठीक है, तो बच्चों परमिटिविटी अगर हमें गिवन है तो हम स्पीड ऑफ ईएम वेव को लिख सकते हैं बाय द फॉर्मूला 1 बाय अंडर द रूट म्यू एप्सिलॉन, 1 बाय अंडर द रूट म्यू एप्सिलॉन। ये हम स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पर ले चल सकते हैं। अगर यही वैक्यूम होता तो आपका म्यू नोड और एप्सिलॉन नोड हो जाता है, यानी वैक्यूम की परमिबिलिटी और परमिटिविटी हो जाती। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें गिवन है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द लॉन्गेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। देखो अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, बच्चों किसी भी वेव की जितनी कम वेवलेंथ होती है उतनी ज्यादा उसमें पेनिट्रेटिंग पावर होती है। तो सबसे कम वेवलेंथ यहाँ पर एक्सरे की है, तो एक्सरे के अंदर यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होगी। ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर वेवलेंथ पर डिपेंडेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द लीस्ट फ्रीक्वेंसी। आईआर मतलब इंफ्रारेड, विजिबल और रेडियो। तो रेडियो वेव सबसे लीस्ट फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं, यहाँ पर सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं। 11th है विच फिजिकल क्वांटिटी हैज इज सेम फॉर माइक्रोवेव्स ऑफ द वेवलेंथ 1 mm एंड यूवी रेज ऑफ दिस इन वैक्यूम। कहते हैं वैक्यूम में दो वेव्स हैं आपके पास, एक माइक्रोवेव और एक यूवी, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इन दोनों में सेम है?
बच्चों इन दोनों की वेवलेंथ अलग है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी अलग है, तो वो पूछ रहा है ऐसा कौन सा फैक्टर है जो दोनों में सेम होगा। कैन यू टेल मी? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो डिफरेंट है दोनों में, लेकिन वो पूछता है क्या चीज सेम होगा अगर ये दोनों वैक्यूम में से ट्रेवल कर रहे हैं तो। वेलोसिटी। तो बच्चों वेलोसिटी इन दोनों का वैक्यूम में सेम होगा, क्योंकि किसी भी ईएम वेव का जो वेलोसिटी है वो ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं है। वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट है? म्यू नॉट पर, परमेबिलिटी पर और परमिटिविटी पर, एप्सिलॉन नॉट पर। अगर आप ये वाला फॉर्मूला देखते हैं तो ऐसे लग सकता है कि वेलोसिटी यहाँ पर इस पर डिपेंडेंट है। देखो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज करूं ये वाला, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। सो इस फॉर्मूला का ये मतलब नहीं है कि स्पीड वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है, ये है कि उस दोनों को कैलकुलेट कर लें तो उनको मल्टीप्लाई करके स्पीड निकाल सकते हैं। बट वो डिपेंड किस पे होती है स्पीड? तो ये फॉर्मूला है स्पीड का 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट। अब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ईएम वेव की वेव स्पीड जो है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं है, इसलिए इन दोनों वेव्स की स्पीड सेम होगी। 12th क्वेश्चन है नेम टू फिजिकल क्वांटिटीज, सॉरी नेम टू फिजिकल क्वांटिटी विच आर इम्पार्टेड बाय एन ईएम वेव टू सरफेस ऑन विच इट फॉल्स। कहते हैं जब कोई ईएम वेव किसी सरफेस पे फॉल करती है तो वो उस सरफेस को कौन सी दो क्वांटिटीज दे, कौन सी दो क्वांटिटीज इम्पार्ट करती है। सो बच्चों जब भी कोई ईएम वेव किसी भी सरफेस पे फॉल करती है, एक ऑसिलेशन। नहीं, एक तो वो उस सरफेस को एनर्जी देती है, ठीक है, दूसरा वो उस सरफेस को मोमेंटम देती है, मोमेंटम एंड एनर्जी, और तीसरा अगर उस सरफेस पे कोई चार्ज पार्टिकल है तो वो उस चार्ज पार्टिकल को ओसिलेशन में सेट कर देती है, ओसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। आप जैसे सन रेज में खड़े हो गए बच्चों, सन रेज में अगर हम होंगे हमें हीट फील होगी या नहीं होगी? हीट मतलब एनर्जी, तो ईएम वेव्स इम्पार्ट हीट टू एनी बॉडी। तो इसी तरह माइक्रोवेव ओवन में हीट आता है, तो मैंने आपको बताया था मैं माइक्रोवेव ओवन का कॉन्सेप्ट आपको स्पेशल अलग से समझाऊंगा, क्योंकि वैसे वो सिलेबस में नहीं है, बट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि ओवन कैसे काम करता है। तो अभी हम इस असाइनमेंट के बाद उससे भी डिस्कस करेंगे एक बार। तो एनर्जी या हीट कह लीजिए, मोमेंटम कह लीजिए, और अगर ईएम वेव किसी चार्ज पार्टिकल पर फॉल करती है तो वो चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेशन में सेट कर देती है, चार्ज पार्टिकल उसके कारण ऑसिलेट होने लगता है। ठीक है, इसके बाद है बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विद द सेम यूनिट एज दैट ऑफ एप्सिलॉन डी फाई बाई डी टी। ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसकी सेम एप्सिलॉन डी फाई बाई डी टी? ये किस चीज का फॉर्मूला है एप्सिलॉन डी फाई बाई डी टी? डिस्प्लेसमेंट करंट। हाँ, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका सेम यही फॉर्मूला होगा तो वो होगा कंडक्शन करंट, या सिंपली आप करंट कह सकते हो या कंडक्शन। 14th है व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद प्रोपेगेटिंग ईएम वेव। वो कह रहा है कि जब कोई ईएम वेव प्रोपेगेट करती है तो उसमें वो जो एनर्जी वो कैरी कर रही है वो एनर्जी किस फॉर्म में कैरी कर रही है? तो बच्चों वो एनर्जी दो फॉर्म में कैरी करती है, एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और दूसरा एनर्जी कैरी करती है एक्सेलरेटेड वो मोशन। ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। क्वेश्चन ये है बच्चों कि जब कोई ईएम वेव प्रोपेगेट कर रही है, ट्रेवल कर रही है, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में अपने साथ लेकर जा रही है? तो उस वेव की एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे एक डेरिवेशन भी आपको करवाई थी, जिसमें यहाँ पर E बाई बी की रेशियो में प्रूव कर रहा था। तो याद करो कि मैंने वहां पर आपको लिखवाया था एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मीनिंग एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट वाज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। फिर हमने निकाला था एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। हमने बच्चों इन दोनों को इक्वल रखा था, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। इसका मतलब ये था बच्चों कि जो ईएम वेव एनर्जी ट्रेवल कैरी कर रही है वो उसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। 15th क्वेश्चन है नेम द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द माइक्रोवेव्स।
माइक्रोवेव्स को बनाने में कुछ स्पेशल ट्यूब्स यूज होती थी, क्या नाम था उनका? क्लिस्ट्रॉन, डाइस्ट्रॉन एंड मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्रॉन। दो ट्यूब्स होती हैं बच्चों, क्लिस्ट्रॉन एंड मैग्नेट्रॉन। इसके बाद है बच्चों 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस। जैसा कि पहला क्वेश्चन गिवन है, गिव वन यूज ईच ऑफ द फ्लोइंग। इस चैप्टर से ना ये यूजेस वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आप ईएम वेव का जो स्पेक्ट्रम है, सातों रेडियो वेव्स हैं जो मैंने एनसीईआरटी से आपको हाईलाइट करवाया था, वो प्लीज अच्छे से दोबारा कर लो, इससे वो जरूर आता है पेपर में। गिव वन यूज ईच ऑफ फ्लोइंग, यूवी रेज और गामा रेज के यूजेस बताने हैं। तो यूवी रेज इज यूज्ड टू किल द जर्म्स एंड गामा रेज इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द कैंसर, लेजिक सर्जरी। कैंसर सेल। लेजिक सर्जरी में भी यूवी रेज यूज होती हैं। तो यहाँ लिख देते हैं लेजिक सर्जरी, और उसमें लिख देते हैं टू किल कैंसर सेल्स। सेकंड है, रिप्रेजेंट ईएम वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस इन विच इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रिप्रेजेंटेशन करनी है, उनका डायग्राम बनाना है। तो उनका डायग्राम कैसा था? उनकी नेचर ट्रांसवर्स नेचर होती थी। ट्रांसवर्स नेचर के लिए मैंने आपको ये वेव डायग्राम करवाया था कि आपको एक वेव वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट करता हुआ लेनी है, एक जेड डायरेक्शन की ऑसिलेशन के लिए साइन वेव लेना है, और ये बच्चों हमने जेड एक्सिस ले लिया जिस पर मैग्नेटिक फील्ड है, वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स में प्रोपेगेशन है। फिर मैंने बताया था कि आप यहाँ पे वेक्टर्स बनाओगे, एक तो वाई एक्सिस के पैरेलल बनाओगे टू शो कि ये ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर आप इसमें वेक्टर्स बनाओगे मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल टू शो कि ये ऑसिलेशन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बच्चों ये डायग्राम होता था टू शो द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द ईएम वेव। थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ईएम वेव। ईएम वेव कैसे प्रोड्यूस होती है बच्चों, उसके बारे में आपको बताना है। तो है किसी को याद ईएम वेव कैसे प्रोड्यूस होती है बच्चों? एक्सेलरेटेड मोशन, यस, oscillation. एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटरी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। एक्सेलरेटेड और वी कैन से ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द चार्जेस। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बताना है एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द चार्जेस। अभी जैसे अगर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना हो तो पहले आप ये हेडलाइन लिख लोगे कि एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटरी वाली, फिर आप ये लिखोगे ए चार्ज एट गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ए चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तीसरी लाइन आप लिखोगे चार्ज इन एक्सेलरेटेड मोशन गिव राइज टू ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, as a result we get the EM waves। फिर इसके बाद है आपके पास an EM wave of wavelength lambda goes from vacuum to a medium। An EM wave of wavelength lambda goes from the vacuum to a medium of refractive index n। What will be the frequency of wave in the medium? देखो वो कह रहा है एक ईएम वेव है, उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, वो वैक्यूम से एक मीडियम में एंटर करती है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन। अभी हमें बताना है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इन द मीडियम, तो उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। सो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड हम कर रहे हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन से। बच्चों किसी भी वेव की जो स्पीड होती है वो उसकी वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो सकती है। हमारे पास वेवलेंथ है लैम्डा और लाइट जा रही है वैक्यूम से मीडियम में और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन। तो बच्चों क्लास 10th में पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो उस मीडियम में उसकी जो स्पीड होगी वो हो गया c डिवाइड बाय एन। अब हमें स्पीड पता है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, हमें वेवलेंथ पता है। सो बच्चों स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। स्पीड इज इक्वल टू c बाय n, वेवलेंथ इज लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज न्यू। ठीक है, तो ऐसा हो गया। अभी देखो इससे ये लगेगा इस कैलकुलेशन से जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी c बाय n लैम्डा। दैट मीन्स ऐसा सीम हो रहा है कि जैसे यहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, बट एक्चुअल में जब लाइट या कोई भी ईएम वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है
तो कभी भी उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। प्लीज इस बात को ध्यान रखना। मैंने समझाया कि बच्चे कैसे सोचते हैं, क्या गलती करते हैं। बच्चे इस कैलकुलेशंस को इस तरह से सोचने लगते हैं और ये सारा कॉन्सेप्ट गलत है, जिससे उन्हें ये लगता है कि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या स्पीड पर डिपेंडेंट है। सो एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं है बच्चों। जो स्पीड का फॉर्मूला है वो वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी है। जब आप स्पीड को चेंज करते हैं, लाइट की या ईएम वेव की स्पीड चेंज होती है, तो उससे उसकी वेवलेंथ भी चेंज होती है, लेकिन कभी भी उसकी फ्रीक्वेंसी में इफेक्ट नहीं आता है, नो इफेक्ट। सो फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंजेस व्हेन ईएम वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन ईएम वेव हैज एन सर एम्पलीट्यूड ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक। रिपीट कर दो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे थे 2 मार्क्स का। क्वेश्चन का क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएम वेव do not depends upon medium. Frequency of the EM wave do not depends on medium. Speed equal होता है बच्चों wavelength multiplied frequency. When EM wave goes from one medium to another, then speed changes. स्पीड क्यों चेंज हो जाती है, उसका भी रीजन है बच्चों। स्पीड का फॉर्मूला है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट। तो स्पीड परमिटिविटी पे डिपेंडेंट है, हर मीडियम की परमिटिविटी अलग है, इससे स्पीड चेंज हो जाती है। दिस चेंजेस द वेवलेंथ। तो बच्चों स्पीड चेंज होने के कारण वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। तो बच्चों स्पीड चेंज हो जाती है क्योंकि हर मीडियम का परमिटिविटी और परमिबिलिटी अलग है। स्पीड के चेंज होने से वेवलेंथ में चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन द मीडियम। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि कितनी फ्रीक्वेंसी से आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट हो रहे हैं, या किस फ्रीक्वेंसी से चार्ज ऑसिलेट हुआ था उस ईएम वेव को प्रोड्यूस करने के लिए। इसलिए बच्चों फ्रीक्वेंसी में चेंजेस नहीं आते हैं। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया हुआ है एन ईएम वेव हैज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोड। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है ई नोड। एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है बी नोड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम इंस्टेंट बिकम्स 3/4 ई नोड। कहता है अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड घट के 3/4 ई नोड हो गया। What will be the magnetic field at that instant? Wave is traveling in the vacuum. तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उस इंस्टेंट पर। देखो आपको कल हमने डेराइव किया बच्चों की 4/3। इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड की जो रेशियो होती है वो कितनी होती है, हम उसको लेके चलते हैं। वही द रेशियो इफ ई नोड एंड बी नोड इज इक्वल टू स्पीड, क्योंकि वो वैक्यूम में है तो स्पीड को सी ले लेते हैं। अब बच्चों क्या होता है कि E की वैल्यू ई नोड की वैल्यू ई नोड बाई 3/4 ई नोड हो जाती है। ठीक है, सो वो पूछता है बी नोड की वैल्यू में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ द बी नोड। ठीक है, सो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड 3/4 ई नोड हो जाएगा तो उस केस में C की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, सिंस स्पीड रिमेन्स अनचेंज्ड। Therefore, जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है बी नोड बच्चों वो भी 3/4 बी नोड बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 3/4 ई नोड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी 3/4 ई नोड हो जाएगा। और जो आपकी जो स्पीड है सी
वो अनचेंज्ड रहेगी। सी इट डू नॉट चेंजेस, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। क्यों अनचेंज रही, इसका भी रीजन है बच्चों। जो स्पीड होती है वो सिर्फ तभी चेंज होगी जब आपका मीडियम चेंज हो रहा है, यानी परमिटिविटी और परमिबिलिटी चेंज हो रही है। अब क्योंकि यहाँ पे वो तो चेंज नहीं हो रही, तो आपकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 3/4 ई नोड हो गया तो बस का मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी 3/4 ई नोड हो जाएगा, ताकि रेशियो स्पीड की सेम ही बनी रहे। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 मार्क्स के अंदर पहला क्वेश्चन है, नेम द ईएम रेडिएशन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें 3 चीजें दी होंगी, 3 यूजेस बताए होंगे, आपको बताना होगा कि कौन सी ईएम वेव वहां यूज है। सो नेम द ईएम रेडिएशन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। क्या होगा इसका आंसर? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स में बच्चों एक्सरे भी यूज हो सकती है, वो भी आपका सही आंसर होगा, और गामा रेज भी आपकी यूज हो सकती है। आप कोई भी एक आंसर दे के आ सकते हो, क्योंकि कुछ कैंसर ट्रीटमेंट में एक्सरेज भी यूज होती हैं। सेकेंड है फॉर डिटेक्टिंग फ्लॉज इन द पाइप्स कैरिंग ऑयल। तो मेटल की पाइप्स में फ्लॉज डिटेक्ट करने, वहां कोई क्रैक तो नहीं है, तो बच्चों उसके लिए आपको यूज करना होगा एक्सरेज को। एक्सरेज। हाँ। थर्ड है इन स्टीरिलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स के जर्म्स को किल करना है, स्टीरिलाइज करना है। UV rays. यूवी UV रेज। rays. Yes, UV rays. UV rays are used. Nowadays UV rays are used. ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं जिसमें आप मास्क और बाहर से कोई भी आइटम घर में लेकर आ रहे हो तो उस बॉक्स में रखो, उसमें यूवी रेज होंगी और उससे स्टीरिलाइजेशन होगा। सेकंड है लिस्ट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द ईएम वेव्स। तो कोई भी 3 प्रॉपर्टीज आप बता सकते हो। ईएम वेव की जो स्पीड है वो किस पे डिपेंडेंट है? परमिटिविटी और परमिबिलिटी पर। सेकंड आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो कि ईएम वेव की ट्रांसवर्स नेचर होती है, ट्रांसवर्स नेचर। तीसरा आप बता सकते हो ईएम वेव को मीडियम की जरूरत नहीं होती है, डू नॉट रिक्वायर्स मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। एक प्रॉपर्टी आप और लिख सकते हो, दे कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद दिए हुए बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले देखिए न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है एन ईएम वेव ट्रैवलिंग मीडियम हैज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन, फाइंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, डायरेक्शन, स्पीड, और ये सब निकालना है। सो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पर आपको इसके फॉर्मूला बता देता हूँ। 5th क्वेश्चन के लिए हमें क्या यूज करना होगा? न्यूमेरिकल्स के 5th क्वेश्चन। देखिए न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन, बच्चों इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन गिवन है, तो हम उस इक्वेशन को लेकर चलेंगे, उसका यूज करेंगे। इक्वेशन गिवन है Ex इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁵ कोस, ये सारी एक टर्म है पूरी, तो इसको हम यूज करेंगे। इसको बच्चों हम अपने जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन होती है ई नोड साइन या कोस, कोई एक टर्म ले सकते हैं, या कोस गिवन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा। यहाँ पे पहले ओमेगा टी को लिखा हुआ है फिर के एक्स को लिखा हुआ है, तो उससे भी कोई डिफरेंस नहीं है। अभी बच्चों ई के साथ वाई लिखा हुआ है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है, और यहाँ पे एक्स दिया गिवन है अंदर, तो मतलब प्रोपेगेशन एक्स है। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 पूछा हुआ है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है एक्स एक्सिस। ठीक है, अब पहला पॉइंट है आपको वेवलेंथ निकालना है। तो बच्चों आप इस के एक्स को कंपेयर कर सकते हो 1.57 वाले से, तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी 1.57, और आप k को लिख सकते हो 2π/λ। वहां से बच्चों आप लैम्डा निकाल सकते हो 2π/1.57, ये आपका सबसे पहले वेवलेंथ आ जाएगा। फिर आती है बात फ्रीक्वेंसी की। तो बच्चों अब आप ओमेगा को कंपेयर कर सकते हो फ्रीक्वेंसी के लिए। 3.14 10⁸ है बच्चों हमारे पास ओमेगा, कंपेयर करने पर 3.14 10⁸ है ओमेगा की वैल्यू।
ओमेगा क्या हो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, सो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी की ये वैल्यू आ गई। अब बच्चों यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं 3.14 10 पावर 8 डिवाइड बाई 2 पाई। इसको आप सोल्व करके यहाँ ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। इसके बाद है बच्चों फंक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया 1.57 के साथ x लिखा हुआ है और e के साथ y लिखा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड y में और प्रोपेगेशन x में है। फिर बच्चों फोर्थ आपको निकालना है स्पीड ऑफ द वेव। तो बच्चों स्पीड ऑफ द वेव के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो ओमेगा बाय के। कल हमने डेराइव किया था स्पीड ऑफ ईएम वेव इज ओमेगा बाय के। तो इक्वेशन को देख के हमें ओमेगा पता चल जाएगा, के पता चल जाएगा, हम ओमेगा बाय के करके स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। फिफ्थ है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अभी यहाँ पर आ रहा है बच्चों हमारे पास फिफ्थ पॉइंट रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अभी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाल लें? यहाँ पर देखो हमने एक स्पीड ये निकाल ली ओमेगा बाय के से। देखो v ले लेता हूँ, ओमेगा बाय के से मेरे पास आ जाएगी स्पीड, वो आ जाएगी स्पीड इन मीडियम, स्पीड इन मीडियम, ठीक है ना। अब इसको v लिख दिया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों स्पीड इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड इन मीडियम, और स्पीड इन वैक्यूम तो फिक्स्ड है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड इन मीडियम यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। तो इस रेशियो का यूज करके बच्चों n निकाल सकते हैं, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड बी नोड हमें कैलकुलेट करना है। सो हमें एक सिंपल फॉर्मूला कल पढ़ा था हमने, ई नोड बाई बी नोड इज इक्वल टू सी। और बच्चों इसके अकॉर्डिंग ई नोड को अगर हम सी से डिवाइड कर देंगे तो ये बी नोड का वैल्यू हो जाता है, ई नोड को सी से डिवाइड कर देंगे तो ई नोड की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अभी ई नोड क्या गिवन है बच्चों, ये कोस से पहले वाली टर्म ये 4 इंटू 10 पावर 5, ये ई नोड ही तो है, 4 इंटू 10 पावर 5। सो इसको लिख देंगे 4 इंटू 10 पावर 5 डिवाइड बाई सी, सी है 3 इंटू 10 पावर 8 इज इक्वल टू बी नोड। सो ये बन जाएगा 4/3 इंटू 10 पावर -3 टेस्ला। ये बच्चों आपके पास आ जाता है बी नोड का वैल्यू, ठीक है। सो बताओ क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट यस नहीं होना सर। चाहिए। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑफ ईएम वेव ट्रेवलिंग इज गिवन। तो ये बच्चों एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है यानी बी नोड है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी 16 मेगाहर्ट्ज गिवन है, ठीक है। क्या निकालने, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का आप एम्पलीट्यूड यहाँ पे इजिली निकाल सकते हो। फॉर्मूला आपको यूज करना होगा ई नोड बाई बी नोड इज इक्वल टू सी वाला फॉर्मूला, और सी की वैल्यू आपको पता है। सेकंड वेवलेंथ, अभी बच्चों फ्रीक्वेंसी पता है, वेवलेंथ निकालना है। तो स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाइड फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों। अभी वेवलेंथ लैम्डा निकालना है, फ्रीक्वेंसी पता है, स्पीड पता है, तो की हेल्प से हम वेवलेंथ लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इजिली सोल्व। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है रेडियो कैन ट्यून इनटू एनी स्टेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। बच्चों रेडियो जो है वो इस फ्रीक्वेंसी रेंज में ट्यून कर सकता है 7.5 से 10 तक। फाइंड कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ रेंज, तो आपको वेवलेंथ रेंज निकालनी है, कितनी होगी थर्ड क्वेश्चन में। फ्रीक्वेंसी रेंज गिवन है, वेवलेंथ रेंज निकालना है। तो बच्चों देखो फ्रीक्वेंसी 1 है हमारे पास 7.5 मेगाहर्ट्ज, तो हम इसके कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा 1 निकालते हैं बाय द फॉर्मूला स्पीड इज वेवलेंथ मल्टीप्लाइड फ्रीक्वेंसी लगाकर, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाओ और यहाँ से आप लैम्डा 1 की वैल्यू कैलकुलेट करो सी बाय न्यू 1। फिर आपको सेकंड फ्रीक्वेंसी गिवन है 10 मेगाहर्ट्ज की, तो 10 मेगाहर्ट्ज के लिए आप मान लो वेवलेंथ आता है लैम्डा 2, और फिर स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बच्चों अब हमारे पास लैम्डा 2 हो जाएगा स्पीड डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी नंबर 2। सो यहाँ से हमारे पास दो वेवलेंथ आ जाएंगी, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, वो हमारे पास बन जाएगी वेवलेंथ रेंज।
क्या बन जाएगी बच्चों? वेवलेंथ रेंज। हाँ, ये रेडियो वेव्स होंगी ईशा, क्योंकि ये माइक्रो मेगा हर्ट्ज की रेंज में है। सो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है रेडियो कैन ट्यून। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। EM wave is traveling in vacuum. Amplitude of electric field is given. Amplitude of magnetic field vector निकालना है। तो बारी बारी इसी टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से ज्यादा आते हैं। E नोट बाई बी नोट इक्वल टू सी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज 1.5, वेवलेंथ इज गिवन, फाइंड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मीडियम में कैलकुलेट करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कितना है बच्चों? 1.5 है। बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस एंटर्स इन द मीडियम फ्रॉम एयर। पहले वो एयर से एंटर कर रही है ना बच्चों, तो अभी वेवलेंथ ये एयर में है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार कंसीडर करते हैं कैसे होगा। देखो सबसे पहला केस लेना है एयर का केस। केस 1 एयर। एयर में बच्चों हमारी जो वेवलेंथ है वो शायद 6000 समथिंग गिवन। 6000 एक बार देखते हैं स्टेटमेंट में। 6010 रेज टू पावर माइनस 10 गिवन है। 6010 रेज टू पावर माइनस 10 हो गया। अभी फ्रीक्वेंसी कितनी है पता नहीं है, लेकिन एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वो वैक्यूम वाली स्पीड के बराबर होती है 3 इंटू 10 पावर 8। तो अब बच्चों मैंने फॉर्मूला लगाया, स्पीड इज वेवलेंथ मल्टीप्लाइड फ्रीक्वेंसी। यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया स्पीड बाय वेवलेंथ। 3 इंटू 10 पावर 8 और वेवलेंथ की वैल्यू है बच्चों 6 इंटू 10 पावर माइनस 7। सो ये हो गया 1/2 इंटू 10 पावर 15 हर्ट्ज। सो बच्चों ये हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। ये हो गया फर्स्ट केस। अब केस नंबर 2 आता है व्हेन इट एंटर्स इन द मीडियम। केस सेकंड इन द मीडियम। बच्चों जब लाइट मीडियम में एंटर करती है तो उसकी वेवलेंथ डिफरेंट हो जाएगी, हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी मीडियम में। अभी जैसे मैंने ऊपर एक क्वेश्चन में समझाया, नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि बच्चों फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं होती है। मीडियम चेंज होने से स्पीड और वेवलेंथ में चेंजेस आते हैं। सो फ्रीक्वेंसी उतनी रही। अब निकालते हैं स्पीड। मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है वैक्यूम स्पीड डिवाइड बाय उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वैक्यूम की स्पीड है 3 इंटू 10 पावर 8 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। सो ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास हो गया वैक्यूम के अंदर स्पीड, सॉरी मीडियम के अंदर स्पीड। अभी वेवलेंथ निकालना था तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इज वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। अभी स्पीड कितना है? 2 इंटू 10 पावर 8 का है। वेवलेंथ कितना है निकालना है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1/2 इंटू 10 पावर 15 की वैल्यू है। सो बच्चों ये हो गया 4 इंटू 10 पावर 8 डिवाइड बाई 10 पावर 15 इज इक्वल टू लैम्डा 2। सो 4 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर, ये आपके पास आ गया लैम्डा 2। सो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो मेन की पॉइंट है वो है फ्रीक्वेंसी का चेंज ना होना। सबसे पहले हमने एयर के अंदर फ्रीक्वेंसी निकाल ली क्योंकि वेवलेंथ और स्पीड पता थी। उसी फ्रीक्वेंसी को मीडियम 2 में यूज करा। मीडियम 2 में हमने स्पीड डाल ली, मीडियम में हमने स्पीड निकाल ली वैक्यूम की स्पीड डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करके, और फिर ये फॉर्मूला हमने यूज करा स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। इस फॉर्मूला का यूज करके हमने वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जिसे हम यहाँ पर लैम्डा से शो कर रहे हैं। अब बताओ कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में नो सर। किसी बच्चे को कोई डाउट इन 5 न्यूमेरिकल्स में? हो जाएंगे बच्चों ये सारे क्वेश्चंस? यस सर। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस गिवन है जो अनसोल्ड हैं। यहाँ देखो एक 21 मार्क्स का एक टेस्ट बना हुआ है 1 आवर के लिए, और ये कुछ अनसोल्ड क्वेश्चंस हैं। ये आपको खुद ट्राई करके इनके आंसर्स मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, तो ये आपने खुद ट्राई करने हैं और फिर इनके आंसर्स मुझे व्हाट्सएप कर देना।
और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 से या 7 किसी एक नए से स्टार्ट करेंगे। ओके सर।